Welcome to Eminent Academy. Today I am going to teach you agriculture in India. In this chapter we are going to learn about the importance of agriculture. ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे एग्रीकल्चर डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को. एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया में. सो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन टॉपिक को. एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और एंशियंट भी माना जाता है. वन ऑफ द एंशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एंड ये जो एक्टिविटी है इंडिया में सालों से प्रैक्टिस होती आ रही है. एंड मैक्सिमम जो इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड है. इसीलिए इंडिया को खेती प्रधान देश भी बोला जाता है. नाउ कमिंग टू द व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर. देखिए एग्रीकल्चर को सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता है, उसमें लाइफ स्टॉक रेजिंग भी आ जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने का भी प्रोसेस. ये तीनों को मिक्स कंबाइंड इन एफर्ट बोला जाता है एग्रीकल्चर को. नॉट ओनली अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप. सो व्हाट आर द फैक्टर्स में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो नेचुरल फैक्टर्स है, जैसे कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट में क्या, जैसे कि टेम्परेचर. बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, जैसे कि वीट जो होता है वो विंटर में ग्रो होता है, बट कंपेयर करें राइस को, उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. तो टेम्परेचर के वजह से क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो वैरी करता है. कमिंग टू द रेनफॉल, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिसको ज्यादा रेनफॉल चाहिए होती है और बहुत को कम चाहिए रहती है. तो रेनफॉल भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है. थर्ड है टोपोग्राफी का मतलब लैंडफॉर्म. क्या वो क्रॉप प्लेन लैंड में ग्रो करता है. बहुत सारे क्रॉप ऐसे होते हैं जैसे कि टी है, कॉफी है, उनको स्लैंट चाहिए, स्लोप चाहिए, हिल स्लोप चाहिए, तब जाके वो अच्छे से ग्रो करता है. क्योंकि अगर वहां पे पानी जम जाए तो वो प्लांट खराब हो जाता है, उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है क्रॉप का. तो टोपोग्राफी के हिसाब से भी क्रॉप डिटरमाइन करते हैं. ये तो थे नेचुरल फैक्टर्स. अदर फैक्टर्स में है जैसे कि इरिगेशनल फैसिलिटी है, यूज ऑफ डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स है, HYV सीड्स है, एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जैसे कि ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, ये सब डिटरमाइन करते हैं. सो दिस आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द एग्रीकल्चर. नाउ अब मेन मुद्दा जो है हम लोग का ये है इंपॉर्टेंस. व्हाई एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया. इसके तीन मुख्य कारण है. फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट. अराउंड 60% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में जितनी भी है उसके 60% जो है वो एग्रीकल्चर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज्ड है. इसीलिए एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में है. सेकेंड इज कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी है, उसमें भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है. अराउंड 18% है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीकल्चर के थ्रू. अब इसका जो ट्रेंड्स था हम लोग देखे प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स के हिसाब से, पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब हम लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा डोमिनेटेड थे, मतलब हम लोग का एग्रीकल्चर में ज्यादा डोमिनेंस था. बट जैसे जैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी आई, डिफरेंट वर्किंग सेक्टर्स ग्रोथ हुए, वैसे वैसे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम होने लगा. बट कम होने का मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. यस, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, एक्सपोर्ट अर्निंग इसीलिए क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि नॉन बासमती राइस, टी है, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज को. तो देयर बाय इट हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और ये भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है. इसीलिए एग्रीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब जो सेकेंड इशू है जो हम लोग डिस्कस करेंगे इज द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. तो हम लोग जैसे कि फार्मिंग है वो डिफरेंट प्रैक्टिसेस के हिसाब से हम लोग डिवाइड किए हैं. सो जो फर्स्ट एंड पॉपुलर फार्मिंग टेक्निक है वो है सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये है कि जो फार्मर है उसके पास कम लैंड है, जिसके पास, हम लोग को पता है कि हम लोग ब्रिटिश राज के अंडर बहुत सालों से थे. तो उससे क्या हुआ कि फार्मर की जो स्थिति थी वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी, बल्कि वो धीरे धीरे उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस डिक्रीज होती जा रही थी, फॉल होती जा रही थी. तो इससे क्या हुआ, उनके पास छोटे लैंड थे, नए टेक्निक्स को एडप्ट करने की मतलब
कैपेसिटी नहीं थी और छोटे से प्लॉट ऑफ लैंड में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना भी फिजिबल नहीं था इकोनॉमिकली, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये लोग सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी अगर कोई सरप्लस रह जाए, मतलब थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रह जाता है, तो उसको लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग है, ये सबसे ज्यादा परफॉर्म होती है इंडिया में। कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग का मतलब है ये वो रीजन में प्रैक्टिस होते हैं जहां पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम है। रेनफॉल जो है बहुत कम है, नियरली अबाउट 75 सेंटीमीटर से भी कम है एनुअली, एंड जहां पे इरिगेशनल फैसिलिटी भी नहीं है। तो वहां पे कैसे एग्रीकल्चर पॉसिबल है? यस, डिफरेंट मेथड्स अपनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, अंदरूनी फर्टिलिटी है, मॉइस्चर जो है सॉइल का, उसी से ही कल्टीवेशन होता है, और जो रेनफॉल होती है वो क्रॉप्स के लिए सफिशिएंट होती है। इसीलिए ऐसे टाइप के क्रॉप्स वहां पे प्रोड्यूस होते हैं जो कम पानी लगे, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है। और ये ड्राई फार्मिंग है मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है, वहां पे कम होती है क्योंकि वहां पे रेनफॉल कम है, और रेन शैडो रीजन ऑफ डेक्कन प्लेटू, वहां पे भी ये टेक्निक यूज होती है ड्राई फार्मिंग। कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज वेट फार्मिंग। वेट फार्मिंग ड्राई फार्मिंग का पूरा ऑपोजिट है, क्योंकि आप देखो इसमें पहले में लो रेनफॉल था, और वेट फार्मिंग में आप देख सकते हो कि रेनफॉल जो है वो ज्यादा है। इसमें एनुअल एवरेज रेनफॉल जो है वो 150 सेंटीमीटर से ज्यादा ही रहता है, और इससे क्या होता है वहां पे इरिगेशनल फैसिलिटीज भी रहती है, कैनल्स बने हुए रहते हैं जहां पे पानी स्टोर कर सकते हैं, वैसे फैसिलिटी है। उससे क्या होता है कि एक साल में मल्टीपल क्रॉपिंग जो होती है वो पॉसिबल हो जाती है। 2 से 3 बार हम लोग क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वेट फार्मिंग जो होती है वहां पे पॉसिबल है। तो ये बहुत सारे रीजन जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, वहां पे वेट फार्मिंग पॉसिबल है। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये इसको हम लोग प्रिमिटिव मेथड भी बोल सकते हैं। जब ह्यूमन पूरे सोसाइटी में पूरे अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, तो ये टाइप की शिफ्टिंग कल्टीवेशन तब प्रैक्टिस होती थी। इसका मतलब ये है, हम लोग को पता है कि जैसे ही अगर हम लोग एक प्लॉट ऑफ लैंड में कंटिन्यूअस एक ही टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है, फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो क्या करते हैं, पहले तो एग्रीकल्चर करने के लिए फॉरेस्ट का जो लैंड है वो काट देते हैं, क्लियर कर देते हैं। उसके बाद उसमें वो 3-4 साल प्रैक्टिस करते हैं एग्रीकल्चर। फिर जब वो लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तब वो उसको छोड़ के चले जाते हैं और कहीं और ये प्रैक्टिस करते हैं, फिर से वो कहीं दूसरे प्लॉट ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसको बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, और जूम कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है, इसका अलग नाम है। और फिफ्थ टॉपिक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी आपके कॉमर्शियल क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कि कॉफी है, टी है, शुगर कैन है, ये सब इसके अंडर कैटेगरीज में आते हैं। तो जो कॉफी और टी जो होते हैं, फिर आपके जितने भी ग्रेप्स कल्टीवेशन है, आंवला का कल्टीवेशन है, ये सब के लिए बहुत ही स्पेशल केयर चाहिए होता है। उसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है, स्किल्ड वर्कर चाहिए रहता है। अगर वो सब ना हो, केयर दिया ना जाए, अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ना प्रोवाइड किया जाए, तो कल्टीवेशन पे बहुत इफेक्ट होता है। वेल ट्रेन्ड लैंड चाहिए, स्लोप्स चाहिए। टी का एग्जांपल देता हूं मैं। ये जनरली माउंटेन हिल्स में, माउंटेन्स तो नहीं बट हिल्स में इसका प्रोडक्शन इसीलिए होता है क्योंकि जो टी का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, बट उसको मतलब बहता हुआ पानी चाहिए। तो इसीलिए वो स्लोप्स में कल्टीवेशन होता है। और क्या होता है, पानी अगर आए भी रेनफॉल में तो ड्रेन हो जाए, तो क्या होता है, एक्सेस वाटर जो होता है वो ड्रेन आउट हो जाता है स्लोप से। इसीलिए स्पेशल केयर चाहिए टी एंड कॉफी के लिए। ये टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, इसमें ज्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इसीलिए रबर है, कॉफी है, टी है, ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंदर आता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब ये है कि इसको कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो फीचर जो होता है वो हम लोग का यही मोटिव रहता है कि कैसे करके एक प्लॉट ऑफ लैंड है, पर
प्लॉट जो एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड है उसको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए, मीन्स प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कैसे इंक्रीज किया जाए, ये इंटेंसिव फार्मिंग का मेन मोटिव रहता है। और इसको कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोला जाता है क्योंकि इसका मेजर मोटिव होता है पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है लैंड का वो इंक्रीज कर पाए। तो इंटेंसिव फार्मिंग है वो बहुत इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स जो है वहां पे प्रैक्टिस होता है। नाउ कमिंग टू द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, बिफोर डिस्कसिंग इट, ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर यहाँ से कवर होता ही है ये टॉपिक। कमिंग टू द मेथड्स ऑफ फार्मिंग, क्या क्या मेथड्स है। फर्स्ट वन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत ही पॉपुलर है। अभी हम लोग इतना केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड है इतना यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि जो ओरिजिनलिटी है क्रॉप की वो लॉस्ट हो जाती है। पहले क्या होता था कि क्रॉप जो आता था जैसे कि वेजिटेबल्स आती थी वो बनती थी तो उसमें महक आती थी, अलग सा उसका टेस्ट रहता था। वो ज्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर करके वो टेस्टलेस बन चुकी है। तो ऑर्गेनिक ये कल्टीवेशन करने से क्या होगा, हम लोग का टेस्ट भी बढ़ेगा, स्वीटनेस भी रहेगी, फ्रेगनेंस भी उसमें बनी रहती है। और मेन बात है कि हम लोग का जो बॉडी है, जो अंदरूनी पीड़ा जो रहती है, जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर करके खराब करते हैं, जो बॉडी में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है यूरिया के यूसेज से, वो कम हो जाती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ट्रेंडी चल रहा है अभी। सिक्किम जो है इंडिया का एकमात्र स्टेट ऐसा है जहां पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बैन किया हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट दैट इज सस्टेनेबल, इसमें क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होते हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि एक साल कोई सपोज राइस अगर हम लोग कल्टीवेट किए है तो दूसरी साल कोई दूसरा प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। इसका रीजन ये है कि बहुत बार क्या होता है एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर करके उसकी फर्टिलिटी जो सॉइल की है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। सो उसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत क्रॉप रोटेशन होता है, कॉम्बिनेशंस में क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। ऑल्टरनेटिव ईयर्स में क्रॉप्स होता है, जैसे कि एक साल हम लोग राइस कर लिए तो दूसरी साल शुगर केन कर लिए, वैसे करके ऑल्टरनेटिवली इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें क्या होता है, सस्टेनेबल का मतलब है कि केमिकल तभी यूज करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड तभी यूज करेंगे जब बहुत ही ज्यादा जरूरत है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तभी, अदरवाइज नेचुरल वे से यही प्रोड्यूस होता है। बट सस्टेनेबल का मतलब है कि हम लोग को एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखना है और वाटर का भी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके अंदर आता है। अब देखा जाए इंडिया में आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग करता है, 13 डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर कवर है। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, मिक्स्ड फार्मिंग, इसमें क्या होता है जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, कैटल को रियर करना, वहां से उसका डेयरी फार्मिंग करना, उसका फॉडर क्रॉप जो प्रोडक्शन होता है वो, फिर पोल्ट्री है, चिकन है, फिर वो सब उसको रियर करना, फिर आपका फिशरी है, पिसिकल्चर मतलब उसको कैसे इसका ग्रोथ अच्छे से हो फिशेस का वो करना साथ साथ में। तो ये सब एग्जांपल है, वो साथ में जब होता है फार्मिंग के तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है। ये एक कॉम्पोजिट पैक होता है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म की जाती है, इसीलिए इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो अभी इसको अपना रहे हैं ये प्रोसेस में। थैंक यू। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी प्रोडक्ट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, क्या नेसेसरी कंडीशंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।